हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका जो पेपर था, ये आपका पेपर है किसका? पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। और ये आपका आया था 16/7/2024, यानी कि पिछले महीने जो एग्जाम्स हुए थे उनमें जो आपके टीचिंग एग्जाम्स थे उनका एक पेपर है, उसको हम सोल्व करेंगे। आपकी एक नई प्लेलिस्ट में बनाने जा रहा हूँ। एक तो आपकी नॉन टीचिंग की जो प्लेलिस्ट है वो तो बनी हुई है। नॉन टीचिंग क्या मतलब, अभी तक मैंने जो सोल्व कराए हैं वो लगभग सारे ही नॉन टीचिंग एग्जाम्स हैं। अब मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें कि टीचिंग एग्जाम्स में जितनी मैथ आई है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में कुछ पेपर्स काफी अच्छे आते हैं पीजीटी और टीजीटी के। तो उनके लिए अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप डायरेक्ट जाके टीचिंग एग्जाम्स वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आपको आज शाम तक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहला पेपर उसमें यही होगा। इसके बाद जो भी पेपर आएंगे जो टीचिंग वाले होंगे वो सारे इसमें अपडेट होते चले जाएंगे। नॉन टीचिंग वालों के लिए तो पहले से ही प्लेलिस्ट है आपकी डीएसएसबी 2000 एग्जाम 2024 करके। ठीक है। और 16/7/2024 को पेपर आया था। टेस्ट जो है वो 2 बजे था, 2 से 5, यानी कि 3 घंटे का था। और इसकी मैथ सोल्व करने है। बायलिंगुअल मैंने इसको बनाया नहीं है, उसका कारण ये है क्योंकि पेपर में कोई एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो खामखा बनाने में, पीपीटी वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट करना मैंने ठीक समझा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 90, 39 एंड 30 इज। फोर्थ प्रोपोर्शनल देखते ही मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेरे से क्या बोल रहा है कि 90 और 39 इज प्रोपोर्शनल टू किसके? 30। और यहाँ पे x मान लेते हैं। अगर इस तरीके से इक्वेशन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90/90 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसे कट डाउन करूंगा तो ये 3 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा? 13। तो मेरे से फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि इस x की वैल्यू पूछ रहा था। इस x की वैल्यू हमारी 13 आ गई। ऑप्शन नंबर हमारा कितना सही हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ज्यादा कुछ पेपर में है ही नहीं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट ज्यादा कुछ पेपर में है ही नहीं, तो हिंदी इंग्लिश करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 29 सेंटीमीटर। सीएसए ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है? सीएसए ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2πr/h। अब मेरे को आर भी दी हुई है, मेरे को एच भी दी हुई है, दोनों चीजें दी हुई है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि पाई में हमारा आंसर दिया है, हमें ऑप्शन को देखते हुए चलना है। पाई में अगर हमारा आंसर दिया है तो पाई को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर मैं डाल देता हूँ आर। तो आर मेरे को 4 सेंटीमीटर दिया, हाइट मेरे को 29 सेंटीमीटर दी है। तो मैं बोलूंगा 4 दूनी 8 और 9 8 72। इकाई का अंक जो आएगा वो 2 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। ठीक है। यहाँ से आप ऑप्शन डिलीमिट करके भी आंसर लगा सकते हो, वरना सिंपल मल्टीप्लाई है, आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 232 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? सम ऑफ 35600 is deposited at 6% per annum for 2 years। 6% पर एनम है, 2 साल, टाइम मेरा 2 साल है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली और सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट पे रखा जाता है और जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा जाता है तो सेम अमाउंट पे जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, ये पूछ रहा है मेरे से। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डील करा, वार्डन के टाइम पे भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, जहां मैंने आपको बोला था जो ऐसा ही होगा वो तो हर साल एक ही होगा। जैसे कि इस केस में पहली बार होगा 6% और दूसरे साल होगा 6%। अगर मैं सीआई की बात करूं, सीआई की अगर मैं बात करूं तो सीआई पहले साल 6% लगेगा, दूसरे साल 6% लगेगा और तीसरे साल इस 6 का 6% यानी कि 0.36% और लगेगा। ठीक है। ये तो हो गया जो हमने बिल्कुल लास्ट में करा था, कि जब हम लास्ट की 5-6 क्लास कर रहे थे तब मैंने आपको ये तरीका बताया था। उससे पहले हमने कैसे करा था कि अगर मेरे को 2 साल का एसआई निकालना है, सीआई निकालना है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले में उठा के रख दूंगा, प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। इसमें अगर मैं 6 और 6 को रखता हूं तो यहाँ से 12% आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट है तो अंदर से प्लस का ही निकलेगा, अगर डिस्काउंट होता तो अंदर से माइनस का निकल जाता। 6×6 = 36 यानी कि 0.36 यहाँ से निकल के आएगा। यही 0.36 हमारा 6 का 6% है। ठीक है। तो यहाँ से टोटल इंटरेस्ट कितना आता? 12.36। और यही चीज हमारी यहाँ पे आ चुकी है। यही मेरा अंतर होगा, क्योंकि यहाँ से भी बार आ गया, यहाँ से भी बार आ गया, 0.36 जो है यही हमारा डिफरेंस होगा। अगर मैं बोलूं
अगर मेरे को 0.36 निकालना है तो मेरे को क्वेश्चन ने क्या दिया है, मेरे को क्वेश्चन ने दिया है कि 100% की जो वैल्यू है, 100% की वैल्यू 35600 है, तो मेरे को 0.36 की वैल्यू चाहिए, निकाल देते हैं। 35600 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0.36, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, यहाँ पे बट्टे में 100 आ जाएगा। अगर मैं देखूं तो मेरे 2 पॉइंट के बाद जीरो आएगी, सब में 2 पॉइंट के बाद जीरो है, और सब में जो इकाई का अंक है पॉइंट के बाद ये अलग अलग है, 2 पॉइंट ही आएंगे, तो मैं बोलूंगा 6 6 36, इकाई का अंक जो है 6 आएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक जिसका भी 6 होगा, इसका 6 नहीं है, इसका 6 नहीं है, इसका 6 नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 है, तो मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, मैं मल्टीप्लाई करता ही नहीं हूं। मैंने बोला ऑप्शन नंबर एक जो है 128.16% जो है, सॉरी रुपए जो है, वो मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, तुषार सैलरी इज 14,000 पर मंथ, ही स्पेंड 5500 ऑन हाउस रेंट, 3000 ऑन बिल्स एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग। भाई तुषार की एक सैलरी है, पहली स्टेटमेंट से मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला, तो मैं पहली स्टेटमेंट को ही लिख लेता हूँ। सेविंग सैलरी जो है वो 14,000, अब वो स्पेंड करता है हाउस रेंट पे, हाउस रेंट पे एचआर पे कितना स्पेंड कर रहा है, 5500, 3,000 वो बिल्स पे, 3,000 वो बिल्स पे स्पेंड कर रहा है, और रेस्ट ऑफ द मनी इन इज मंथली सेविंग। तो सेविंग पे कितना बचा, मैं बोलूंगा 5 और 3 8, 8500 तो खर्च कर लिए, 8500 तो खर्च कर लिए, 8500 खर्च कर लिए, तो कितना बचा, 5500 रुपए बचा, 5500 रुपए उसने सेव कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है मेरे से, उसने कहा फाइंड हिज सेविंग इन ए ईयर इफ इन द मंथ ऑफ हिज बर्थडे, जब उसका जन्मदिन का महीना आता है, ही स्पेंड हिज कंप्लीट मंथली सेविंग फॉर हिज बर्थडे सेलिब्रेशन। भाई एक साल में एक बार उसका बर्थडे आया, तो ये जो सेविंग है उसने एक महीने की वहां पे उड़ा दी। अब उसने बोला कि पूरी सेविंग उसके साल में कितनी हुई, तो बाकी 11 महीने उसने सेविंग करी, 11 महीने सेविंग करी, कितने रुपए की, 5500 रुपए की, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई, टोटल सेविंग हो गई 60500, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 36 आवर 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ खोल दिए जाते हैं, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज, तो टाइम जो है वो टैंक को फिल करने में कितना लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन हटा देता तो आप लोग आंसर कर देते हैं। मैं देखो अभी जो मैंने सुबह वीडियो डाली उस पे राकेश भाई है शायद, हाँ राकेश भाई है, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना मार्क करके बता दिया करो कि ये आंसर है, और हम वहां पे सोल्व कर लिया करेंगे। भाई अगर मैं मार्क करके बता दूंगा ना, आप लोग सोल्व ही नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये मार्क नहीं करा, अब लेकिन आप इसे सोल्व नहीं करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आंसर लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है, आप बोलोगे ठीक है आ गया ना, चलो धक्का दो, है ना, समझ रहे हो। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, कि मैं आंसर नहीं बताता हूं तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हो। अगर आंसर आपके सामने होगा तो जो 10 लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे बिना आंसर के, वो सिर्फ 2 ही रह जाएंगे अटेम्प्ट करने वाले, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं आंसर जो पीडीएफ बनाता हूँ उसमें मार्क नहीं करता, बाकी जो मैं आपकी पीडीएफ शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, उसमें आपके आंसर आगे से मार्क आएंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए, मेरे से पूछने की जरूरत ना पड़े। तो आप वहां से पीडीएफ लो और वहां से अपने आंसर देख लो और आपका काम खत्म। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गया इतनी सी नसीहत के बाद। ठीक है, ये मेरी तरफ से एडवाइस है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 for 8 days रेस्पेक्टिवली। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टूगेदर, तीनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ, कुछ कराने की जरूरत है ही नहीं इसमें, वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 11, एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 11 इफ द ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 7। देखते हैं, मेरे को पता चल जाना चाहिए कि ये 11 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 77 इसका आंसर होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आज से नहीं आ रहे, एक जमाना हो गया इन्हें आते आते, जब से एग्जाम स्टार्ट हुए कंपटीशन के। मुझे लग रहा है मैंने 1990
8 तक के पेपरों में देखा है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो जमाना पुराना क्वेश्चन है, जो कुछ हमारे एवरेज के साथ हो, जो कुछ हमारे नंबर्स के साथ हो रहा है वही हमें वो एवरेज के साथ कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे बोल देता है कि 7 से डिवाइड कर देता है तो 11 डिवाइडेड बाई 7, अगर 7 जोड़ने को बोल देता तो 11 प्लस में 7 यानी कि 18 हमारा आंसर हो जाता। 7 माइनस करने को कह देता ईच नंबर में से, तो हमारा 11 माइनस में 7 यानी कि 4 आंसर हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हमारे आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इनकम ऑफ अमित इन 2019 इज 25600। He gets an increment of 30% each year. What was his income in 2025? 30% का इंक्रीमेंट हर साल मिलता है, यानी कि उसकी सैलरी 100% से 130% हर साल हो रही है। अगर मैं परसेंट से परसेंट काट दूं तो मैं बोलूंगा रेशो में वो 10 से 13 होती जा रही है। अगर 2019 में 25600 थी तो 2020 में कितनी हो जाएगी? 13 बटे में 100, सॉरी 13 बटे में 10। और मेरे से 21 पूछा है, ये 20 तक आ गए। अब 21 पे चले जाते हैं। 13 बटे में 10, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट देता हूं, तो यहां से मेरा आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई में 169। मैंने बोला 9×6 = 54, इकाई का अंक जो आएगा वो 4 आएगा। अगर इकाई का अंक 4 आएगा तो मैंने ऑप्शंस को देखा, बाकी सब में 0 है, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 43264। अगर टाइम बचाना है तो यूनिट डिजिट आपको सीखनी पड़ेगी। पेपर बहुत अच्छे लेवल का आ जाएगा तब काम नहीं करेगा, लेकिन पेपर जैसे आ रहे हैं अभी तक मॉडरेट आ रहे हैं। एक पेपर ये अच्छा है, मैंने आपको ग्रुप में भी डाला था, उसको संडे को डिस्कस करेंगे। आराम से उसको टाइम लो, कर लो। मुझे पता है दिक्कत देगा वो आपको। 14-15 क्वेश्चन किसी के सही हुए हैं उस पेपर में तो मेरे को बताना। अगर आप लोग टाइमली तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप लोग 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो, आंसर निकाल पा रहे हो, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन इनफ है। अगर उसमें किसी की नए पेपर में 15-16 क्वेश्चन करके आ गया है करेक्ट करेक्ट, 15-16 नंबर उस मैथ में आ चुके हैं और टाइमली करके आ गया है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसमें किसी ने जिद पकड़ ली पेपर में, उस टाइप के पेपर में कि भाई मैं तो 20 के 20 ही करके आऊंगा, तो वहां पे वो टाइम खराब कर देगा और आपका पेपर भी खराब हो जाएगा उस चक्कर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। प्रवीण सोल्ड 2 पियानोस ईच एट 1080। मैंने आपको बोला था एक दो केस होते हैं, जब आपका एसपी सेम होता है, जब आपका सीपी सेम होता है। सीपी सेम होता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एसपी सेम होता है तब दिक्कत आती है, तब दिक्कत आती है, तब हम रेशो मेथड पे जाएंगे। तब हम यहाँ पे रेशो मेथड पे जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कई 100 क्वेश्चन मतलब मुझे लग रहा है 30-40 हजार क्वेश्चन मैं अपने हाथों से निकाल चुका, तो मुझे हर टाइप थोड़ा थोड़ा रटा हुआ है। मतलब जो बहुत नया क्वेश्चन आएगा तो मैं मेरे को पता चल जाएगी बहुत नया है। ठीक है, प्रवीण सोल्ड 2 पियानोस ईच फॉर 1080, मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक पे क्या करता है वो 20% का प्रॉफिट अर्न करता है। मैंने एसपी देखा, मैंने 20% का प्रॉफिट देखा, मैंने सीधा से रेशो में लिख लिया। मैंने बोला 20% का प्रॉफिट है यानी कि 1/5 प्रॉफिट है तो 6/5। अब 6/5 है तो ये सीपी होगा और ये एसपी होगा। On the sale of the first and the a loss of 25% का लॉस होता है। On the sale of second, अगर 25% का लॉस हो रहा है यानी कि 1/4, लॉस हो रहा है तो 3/4। इसको मैं सीपी बोलूंगा, इसको मैं एसपी बोलूंगा। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द 2 पियानोस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला दोनों का एसपी सेम है। यहाँ पे एसपी मेरे को 6 दिख रहा है, यहाँ पे एसपी मेरे को 3 दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको चेंज कर लेता हूँ। अगर मेरे को इसे 6 बनाना है, बराबर बनाना है, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इसका एसपी हो जाएगा, 8 इसका सीपी हो जाएगा। मैंने बोला 1080 में दोनों को बेचा था, 1080 में दोनों को बेचा था। मैंने बोला दोनों को मेरे हिसाब से बेचा इसने 6 और 6 12 में, और मेरे से टोटल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यानी कि 8 प्लस में 5 का दोनों का सीपी तो हुआ 8 और 5 13, 13 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 से काटूंगा, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 5 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, यानी कि 9 तिया 27। हाँ, 8 और 5 13 ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, ठीक आ रहा है। 1080 मल्टीप्लाई 2 आएगा ना, दो आर्टिकल्स थे। हाँ, दो आर्टिकल्स थे, तो 9 दूनी 18 यानी कि 180 मल्टीप्लाई में
13। अब इकाई के अंक का बेनिफिट क्या हुआ मेरे को, मैंने यहाँ पे देखा कि 9 27 आ रहा है इकाई का अंक, 7 मेरे को तो किसी में नहीं दिख रहा। अगर मेरे को 7 किसी में दिख जाता तो मेरे को ये डाउट होता कि मेरा सही है इसका गलत है, लेकिन जब मेरे को 7 ही नहीं दिखाई दिया तो मैंने बोला मेरा ही गलत है फिर तो। फिर मैंने दोबारा से थिंक करना स्टार्ट करा कि कहाँ गलती हुई है। फिर मेरे को फाइंड हुआ कि मैंने यहाँ पे 2 आर्टिकल्स थे तो 2 की मल्टीप्लाई नहीं करी थी, तो यहाँ पे मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब इकाई का अंक देखें तो 8 थी 24 है। अब इकाई का अंक 4 आना चाहिए, इकाई का अंक 0 आना चाहिए और दहाई का अंक 4 आना चाहिए। यहाँ पे तो ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पे 4 नहीं है ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 नहीं है ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 है। तो मैं बोलूंगा 180 मल्टीप्लाई में 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2340। पर मेरा सजेशन ये है कि आप लोग घर पे बैठे हैं आराम से दे रहे हैं, पेपर नहीं है, पेपर के अंदर अप्लाई करो, इतने अपनी स्पीड को अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा के रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल सा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको डिवाइड सोल्व करना है फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि चलो मैं करा ही देता हूँ। 38 माइनस में 7 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 6। अब मैं 6 को इससे काट दूंगा तो 7 दिया 21 माइनस का हो जाएगा, 21 इसमें से घटेगा तो 17 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक बार आप पढ़िए, मैं पानी भी लेता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा था एवरेज वेट ऑफ 14 बॉयज इन ए क्लास, 14 बच्चों लड़कों का जो औसत है वो 40.5 kg है, दैट ऑफ द रिमेनिंग 4 बॉयज इज 37.25। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। मैंने बोला एक तो 14 लड़कों का ग्रुप है, एक 4 लड़कों का ग्रुप है। 14 लड़कों के ग्रुप में मेरे को पता चला कि 40.5 जो है वो एवरेज है। 4 लड़कों के ग्रुप में मेरे को पता चला कि 37.25 मेरे पास एवरेज है। एक तो तरीका ये है कि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सम निकाल लूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सम निकाल लूं, फिर दोनों को जोड़ दूं 18 से डिवाइड कर दूं। लेकिन क्योंकि हमें एग्जाम में प्रो सीखनी है तो मैं बोलूंगा भैया मैं ना इसको एवरेज मान लेता हूँ, इसको मैं एवरेज मान लेता हूँ। मेरे हिसाब से पूरी क्लास का जो एवरेज है वो ये है। अगर पूरी क्लास का एवरेज ये है तो मैं ये बोलूंगा ये जो है वो एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है, मैं बोलूंगा 14 यानी कि 0.25 तो यहाँ आ गया और 7 से ये 3 आ गया, 3.25 जो है ये एक्स्ट्रा है। ये 3.25 कितने लोगों पे एक्स्ट्रा है, ये 14 लोगों पे एक्स्ट्रा है। 14 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी और मेरे को एवरेज निकालने के लिए कितनों पे बांटना पड़ेगा, 18 पे बांटना पड़ेगा। मैंने 18 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 जीरो लगा लेते हैं और यहाँ से बोल देते हैं 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 2 सत्ते और 2 दूनी और 13 सत्ते 91, 18 दूनी 36। 36 से मैं से काटूंगा तो मैं देखूंगा कि 41, 40, 38, 39। अगर मैं 2 डिजिट तक निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने बोला 36 दूनी 72, 36 दिए पे तो नहीं चलेगी माननी, तो 36 दूनी 72 पे अगर माननी चलेगी और पहला एवरेज ये था और मेरे को इस 2 को इसमें प्लस करना पड़ेगा तो ये 37.25 में प्लस होगा 2 का तो ये मेरा 39 आ जाएगा और 39.25 के ऊपर जो भी है और 39 आ रहा है वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप आगे चेक कर सकते हो। 36 दूनी 72, 72 से कितना बच गया 1 8 9 190 और 36 दूनी 72, 36 दिया 36 दिए पे चली जाएगी माननी। 36 अच्छा 36 दिए पे क्यों जाएगी, 36 सत्ते पे चली जाएगी फिर माननी 2.75 पे, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा कट जाएगा 2.75 यहाँ पे नहीं 6 पे जाएगी, सॉरी 6 पे जाएगी। आगे तो छोड़ो, आगे निकालने की क्या जरूरत है। 2.6 जब इसमें प्लस होगा तो ये मैक्सिमम 39.25 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 4119 रुपीज, यानी कि मेरे को एसपी दिया हुआ है 119, ए मैन लूजेस 15%। अगर मैन लूज कर रहा है 15% तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100% अगर इसका सीपी है इसका एसपी जो है वो 115% के लॉस के बाद कितना हो जाएगा 85% है, यानी कि मेरे को 85% की वैल्यू कितनी दी है 119 दी है। अब 125% की पूछिए, क्योंकि क्या पूछा एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल अगेन टू गेन 25%। भाई सीपी 100 है तो एसपी 2 को
25% गेन होने के लिए 125% होना पड़ेगा। तो मैं सीधा बोलूंगा कि 119 जो है वो 85 के बराबर है। ये सब दिमाग की कैलकुलेशन, ये सब आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। और sp2 के लिए 125 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 125% से परसेंट खत्म, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, सत्तू सत्तू 49, पूरा कट गया। 25 सत्ते 175 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। और आप एक सेकंड के लिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ है नहीं इसमें। A person has to cover a distance of 8 kilometers in 1 hour। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इसको लैंग्वेज ने बनाया। इफ ही कवर्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस 8 है तो मैं 1/4 की अगर बात करूं तो 1/4 डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक बात है। डिस्टेंस इन 1/3 ऑफ द टोटल टाइम, टोटल टाइम मेरा अगर 1 घंटा है, 1 घंटे को मैं 60 मिनट बोलता हूं, तो इसका 1/3 टाइम कितना हो जाएगा, 1/3 टाइम हमारा 20 मिनट्स हो जाएगा। Then what should his speed to be covered the remaining distance, remaining distance कितना भाई, 2 ट्रेवल कर लिया, 8 ट्रेवल करना था, यानी कि 6 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया। रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम, अब रिमेनिंग टाइम कितना रह गया भाई, 20 मिनट थे, 60 मिनट टोटल थे, यानी कि 40 मिनट में ट्रेवल करना है टू रीच द डेस्टिनेशन एट एग्जैक्टली टाइम, ठीक है। अब 6 किलोमीटर 40 मिनट में ट्रेवल करना है, तो पर किलोमीटर स्पीड के लिए मैं ऊपर 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 बार ये चला जाएगा, 3 बार से ये चला जाएगा, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसकी लैंग्वेज को फालतू में इसने टफ बनाया हुआ है, ठीक है। दिखने में टफ लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, अनिल कैन कंप्लीट ए जॉब अलोन इन 12 डेज, भास्कर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 15 डेज। पहली स्टेटमेंट से मेरे को 2 इक्वेशन दिख रही है, तो मैं बोलूंगा एक अनिल है एक भास्कर है। अनिल 12 दिन में, भास्कर 15 दिन में से कंप्लीट करता है। ऑन द फर्स्ट डे ओनली अनिल वर्क्स, अब फर्स्ट डे अनिल वर्क्स करता है, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे को टोटल वर्क भी पता होना चाहिए। टोटल वर्क क्या हो गया हमारा, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे ओनली अनिल वर्क्स, अगर पहले दिन सिर्फ अनिल काम करता है तो मैं बोलूंगा पहले दिन सिर्फ अनिल को काम करा देते हैं। ऑन द सेकेंड डे ओनली भास्कर वर्क्स, अब सेकेंड डे आता है, ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है। अब भास्कर काम करने आता है तो भास्कर 4 काम करेगा। एंड ऑन द थर्ड डे अनिल एंड भास्कर बोथ वर्क्स टुगेदर, तो तीसरे दिन क्या होता है, अनिल और भास्कर दोनों काम करते हैं। मैं बोलूंगा अनिल और भास्कर दोनों काम कर रहे हैं तो नो काम कर रहे हैं। अभी 3 दिन तक काम हो गया। द साइकिल कंटिन्यूज, यानी कि ये वाली जो साइकिल है, ये वाली साइकिल कंटिन्यू होती है जब तक कि काम कंप्लीट नहीं होता। यानी कि पहले दिन 5 काम होगा, दूसरे दिन 4 काम होगा, तीसरे दिन 9 काम होगा, फिर 5 काम होगा, फिर 4 काम होगा, फिर 9 काम होगा। मैं बोलूंगा हर 3 दिन में अगर मैं टोटल देखूं तो 9 और 5 14 और 4 18 काम हो रहा है। 3 दिन में 18 काम हो रहा है, तो 18 दूनी 36, 18 54। अगर 3 दिन में इतना काम हो रहा है तो 54 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 54 दिन काम जो है 3 इंटू 3 यानी कि 9 डेज में खत्म हो जाएगा। अगर 9 डेज में खत्म हो गया, 9 डेज में खत्म हो गया, ठीक है। अब 9 डेज में खत्म हो गया, फिर आएगा अनिल, फिर अनिल आएगा 5 काम कर देगा। कितना काम हो गया, 59 काम हो गया। और दिन कितने प्लस हो गए, एक और प्लस हो गया, यानी कि 10 डेज हो गए। अब एक काम बचा, अभी जो एक काम है, एक काम करने कौन आएगा, एक काम करने आएगा बी, यानी कि भास्कर। भास्कर आएगा तो 1/4 दिन में खत्म कर लेगा।
1/4 डेज में खत्म कर लेगा, यानी कि 10 डेज प्लस में 1/4 डेज जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू कंप्लीट द वर्क। तो इन्हें कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन प्लस में 1/4 दिन, यानी कि 10 सही 1/4 दिन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को समझ में आ गया होगा जहां तक, ठीक है। 16 17 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, इनको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इसको भैया जी फिर नॉर्मल नॉर्मल उसमें चेंज करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कर लो भाई। मैंने अंदर से करना स्टार्ट करा, मेरे को ये 5 मिला, मैंने इस 5 को इसमें जोड़ दिया तो मेरे को 64 मिल गया। 64 मिल गया, यानी कि अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 8 8 64, यानी कि 108 माइनस में 8 हो जाएगा। इसमें से अगर 8 घटेगा तो 100 बचेगा, फिर अंडर रूट से कितना 10 निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.0841 मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0. यहाँ पे एक और जीरो थी, ठीक है, ये 0.0841। मैंने बोला स्क्वायर है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो जोड़े में से चीजें निकलेंगी तो जोड़े में से पूरी निकल जाएंगी। इकाई का अंक 1 है और यहाँ पे सारे ऑप्शन सेम है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा, बस पॉइंट के बाद 2 अंक रहेंगे। 0.29 ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन अलग होते तो हम इकाई का अंक चेक कर लेते और बाकी आपको 29 का स्क्वायर वैसे ही पता होना चाहिए। इन जनरल मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं इन जनरल मल्टीप्लाई करना ही पसंद करता हूँ, मेरे को आज तक याद ही नहीं हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप ऑफ ए लार्ज हेमिस्फेरिकल आयरन बॉल इज 565.2 सेंटीमीटर एंड द बॉल इज 5 मीटर थिक। एक बॉल है, यानी कि बॉल का मतलब आप ये समझ लो कि जैसे कि कटोरी जो थोड़ी मोटी हो, कटोरी जो थोड़ी मोटी हो, तो गोल कटोरी जो थोड़ी मोटी हो, या फिर आप ये मान लो हेमिस्फेरिकल बॉल को कि आपने कोस्को की बॉल कटी हुई तो देखी होगी, वो तो मिल ही जाती थी हमारे टाइम पे। वो जो थिकनेस है उसकी बात कर रहा है और वो कटी हुई बॉल की बात कर रहा है। तो ऊपर का जो कवर है उसकी बात ये कर रहा है कि जो ये हेमिस्फेरिकल आयरन बॉल है, इसका जो टॉप का क्या है, आउटर सरकमफ्रेंस, ये आउटर सरकमफ्रेंस है, या दूसरी बना लेते हैं क्योंकि इनर भी बनेगी। ये आउटर सरकमफ्रेंस जो है ये कितने की है, ये 565.2 सेंटीमीटर की है, ठीक है, इतने की है। और ये जो आउटर सरकमफ्रेंस होगी एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में सर्कल की तो सरकमफ्रेंस होगी, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू होगी। यानी कि अब मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। और थिकनेस जो है दैट बॉल इज 5 मीटर थिक, यानी कि 5 सेंटीमीटर थिक, यानी कि ये जो थिकनेस है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पहले मैं एक काम करता हूं, मैं ये जो बड़ी वाली आर है इसको निकाल सकता हूं इससे, क्योंकि 2 पाई आर जो है मेरे को दिया हुआ है इक्वल, वो किसके दिया हुआ है, 565.2 सेंटीमीटर के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूं तो मेरे को यहाँ से मिलता है, क्या मिलता है, 2 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे 3.14 दिया हुआ है, 3.14 मल्टीप्लाई में आर मेरे को नहीं दिया हुआ, 565.2, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको काट लेता हूँ, इसको काट लेता हूँ, तो ये 10 आ जाएगा और ये नीचे 100, और ये पॉइंट से ये 10 कट जाएगा। अब अगर मैं इसको काटता हूं, किससे काटू, 2 से 4 से काट दूं कि 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तो ये है ही, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, फिर 1 4 तिया 12। 157 पे अगर मैं देखूं तो 7 निम 63, 9 पे पूरा चला जाएगा। यहाँ से मेरी जो रेडियस आ जाएगी वो 90 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि ये 10 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर मेरी यहाँ पे 90 आ गई। अगर मेरी आर यहाँ पे 90 आ गई तो मैं ये कह सकता हूँ जो इनर वाली रेडियस है, इनर वाली रेडियस है ये 85 हो गई, क्योंकि बड़ी मेरी 90 आई है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। बड़ी वाली मेरी 90 आई है तो इनर वाली मेरी 85 हो गई। अब मेरे से कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल द सरफेस ऑफ द बाउल इफ इट कॉस्ट 0.10 रुपीज 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब मेरे से बोल रहा है कि सारी वॉल्स को कवर करना है। अब सारी वॉल्स को कवर करने के लिए 3D डायमेंशन मेरे पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, ये तो सब 2D है ना। आप इमेजिन करो कि जो कटी हुई कोस्को बॉल है, एक तो उसके आउटर सरफेस पे होना है पेंट, एक उसका जो इनर का सरफेस है उस पे भी पेंट होना है। ऐसे हाथ चला के जब कटोरी मांजते हैं ना, उस सरफेस पे भी होना है पेंट। और एक जो उसकी थिकनेस है उसके अराउंड भी पेंट होना है। ठीक है, उसकी थिकनेस के अराउंड भी पेंट होना है, जितनी उसकी मोटाई है उसके ऊपर ऊपर भी पेंट होगा। तो मेरे को सारी सरफेसों का पेंट निकालना पड़ेगा। अगर मैं सारी सरफेसों का पेंट निकालूंगा तो मैं बोलूंगा तो अंदर की, भाई टीएस से निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। मैं बोलूंगा टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बाउल इज गोइंग टू बी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, बड़ी वाली जो ये रेडियस है इसका जो आउटर का बनेगा वो, प्लस में पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। यानी कि मैंने छोटा एरिया में से बड़ा एरिया घटा दिया। ठीक है, छोटे एरिया में से बड़ा एरिया घटा दिया। ये बाहर वाले का एरिया बनता पाई आर स्क्वायर और छोटे वाले का एरिया बनता पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इसको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के सीधा लिख दिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरी हो गई इनर रेडियस वाली, और ये मेरी हो गई आउटर रेडियस वाली पेंट जहां पे होगा, और ये मेरा हो गया जो टॉप, जो हमारा जो थिकनेस है उस पे जो कवर होगा। ठीक है, ये हमारा थिकनेस वाला हो गया एरिया। अब यहाँ से बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, करने के लिए ये 1 मिनट का 1.5 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझाने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि सरफेस समझाए कैसे आदमी 3D फिगर को समझा नहीं सकता ना यहाँ पे। तो अगर मैं इनर देखूं आउटर देखूं, मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ से पाई बाहर ले लेता हूँ पूरे में से। पाई बाहर लेके वैल्यू डालनी स्टार्ट करता हूँ। मैंने बोला पाई अगर मैंने बाहर ले लिया, पाई मैंने अगर बाहर ले लिया और यहाँ से मैंने 2 बाहर ले लिया, यहां से मैंने 2 बाहर ले लिया, तो मैं बोलूंगा पाई और अंदर में एक 2 बाहर, और फिर यहाँ पे पाई बाहर आ चुका है, 2 बाहर आ चुका है, यानी कि आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और यहां से प्लस में आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ये बच गया। इसको बंद कर देते हैं, पाई की वैल्यू डाल देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि दिया हुआ है, वरना मैं 22/7 ही डालता। और मैं इसमें 2 मिनट लगा रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं कि पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है। यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये आएगा 90 का स्क्वायर, तो सॉरी 85 का स्क्वायर, 55 और 8 9 9 72, यानी कि आ जाएगा 7225 प्लस में नॉन नेम 8100 प्लस में आर स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 8100 माइनस में 7225। ठीक बात है, ये कवर हो जाएगा, ये बंद हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 भी आता, ये मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो आता 7225, और यहाँ पे ये बंद होके ये ओके, और फिर यहाँ पे पाई, चलो 3.14 बाद में डाल लेंगे। तो मैं इसे बोलूंगा कि ये 3.14, और इसकी अगर इसमें देखूं मैं तो ये आ गया हमारा 8 5 2, ये हमारा आ जाएगा 5, ये हमारा आ जाएगा 2, ये हमारा आ जाएगा 3, और ये हमारा आ जाएगा 7, 7 दूनी 14 और एक 15, 15 35, 15 325 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा हमारा 31 525, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई बाई दिस, ये हमारी पूरी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 875। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ जोड़ जाड़ के कट कटा के ये हमारा आ जाएगा 31525, यानी कि पूरी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी हमारी 3.15 की, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या तो भैया या तो स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं आपको सीधा कैलकुलेट करके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने करा हुआ है पहले। तो ये आ जाता है हमारा 98988.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर यही है तो मेरे को ये याद रह गया। ठीक है, तो हमारा जो है ये पूरी वॉल्यूम आ जाएगी निकल के, जिसपे हमें पेंट करना है। तो पेंट करने की कॉस्ट क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 0.10 है, यानी कि मैं सीधा बोलूंगा 1/10 रुपए जो है कितने की है, 98988.5 की है। तो एक पॉइंट और इधर लग जाएगा, तो कितने रुपए लग जाएंगे,
रुपए लग जाएंगे 9898.85। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, अच्छी प्रैक्टिस के साथ भी लगभग 2 मिनट लगती है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वही प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है जो डीएसएसबी के फेवरेट है। अगला शुरुआत है 16वां नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर वेयर whose diagonals are, एक सेकेंड, हाँ, the area of a square whose diagonals measure 12 unit is 72 square units। ठीक है, if the area of the square varies with the square of the diagonal, if the area of the square, ये वाली लाइन अगर मैं देखूं, if the area of square, एरिया जो है स्क्वायर का वो वेरी करता है किससे, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल से, तो मैं बोलूंगा प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल के, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल वाला साइन आ गया तो मैं इसमें यहाँ पे कांस्टेंट मान के बराबर भी मानूंगा। यहाँ पे हम कांस्टेंट मान के बराबर मानते हैं, कांस्टेंट ज्यादातर हम प्रोपोर्शनल इनप्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस में के मानते हैं। ठीक है, के स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे से बोला द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल्स मेजर 12 यूनिट इज 72, यानी कि अगर आगे मेरे से क्या बोला, देन द मेजर ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हैविंग एरिया 32 स्क्वायर यूनिट्स विल बी। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला यहाँ पे या तो मैं के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लूं, लेकिन उससे भी मेरे को क्या फर्क पड़ता है ना। यहाँ पे अगर बोलूंगा, यहाँ अगर मैं बोलूंगा तो जो ये हो जाएगा के कांस्टेंट, वो ए स्क्वायर अपोन में डायगोनल के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सेकेंड वाली इक्वेशन से भी के इतना ही निकल के आएगा, तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ कि 12 तो डायगोनल है, 72 इसकी क्या है, 72 इसका एरिया है, और 12 स्क्वायर यानी कि डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 32 मीटर जो है इसका एरिया है, और सेकंड वाले का जो ये सेकंड जो हमें निकालना है, और इसका डायगोनल मेरे को नहीं पता, डी स्क्वायर निकालना है इसका। ठीक है, सेकंड वाले का मैंने बोला 12 का स्क्वायर है तो 12 मल्टीप्लाई 12, 12 पंजे 60, 12 छीं 72 और 6 दूनी 12, 32 दूनी 64, यानी कि d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 के, तो d2 इज इक्वल टू अंडर रूट में चढ़ जाएगा, अंडर रूट 64 यानी कि इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन बनाता है डीएसएसबी, एक हर दूसरे तीसरे चौथे पेपर में मेरे को मिल ही जाते हैं, तो ध्यान रखना ये टाइप बहुत खतरनाक है इनका, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा तो लेके डूब जाएगा एक क्वेश्चन तो, और करने को कुछ भी नहीं है, इतना सा क्वेश्चन है, हर उसमें पैटर्न सेट है बिल्कुल, एक क्वेश्चन आया था इसमें गड़बड़ बस ज्यादा, बाकी तो सब में पैटर्न सेम सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 10 एंड ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अभी ऊपर ऊपर आया था तो आपको आंसर बताना है, आंसर तो वैसे दिया हुआ है लेकिन आपके होमवर्क में इसको अटेम्प्ट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ऊपर भी सेम क्वेश्चन आया था जैसा, 19 में कुछ नहीं दिया हुआ, मल्टीप्लीकेशन पूछा हुआ है, नीचे वैल्यूज पूछी हुई है और डिजिट्स भी सेम ही है लगभग। अगर डिजिट सेम है तो क्या खेला कर सकता है एग्जामिनर हमारे साथ, एग्जामिनर हमारे साथ पॉइंट का खेल कर सकता है, पॉइंट का खेल कर सकता तो मैं पॉइंट ही खेल लेता हूं, मैंने बोला 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक, पॉइंट के बाद 6 अंक है, जिसमें भी पॉइंट के बाद 6 अंक होंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने बोला 3 है, यहाँ पे एक भी नहीं है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 अंक है, तो यही मेरा राइट आंसर हो गया, लेकिन मेरा एग्जाम में थोड़ी ना पता यही आंसर है, तो मैं बाकी होके भी गिनूंगा। मैंने बोला 2 है, मैंने बोला 1 है, मैंने बोला 1 है, यानी कि पॉइंट के बाद 4 अंक है, ये आंसर नहीं हो सकता। मैंने बोला 4 है, मैंने बोला 2 6 है, मैंने बोला 2 और है तो 8 है, तो पॉइंट के बाद तो हमें तो हमारी इक्वेशन में तो 6 ही अंक है, यहाँ पे 8 हो गए तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे मैंने देखा 4 है, यहाँ पे 3 7 है और यहाँ पे 1 यानी कि 8 है, तो यहाँ भी 6 नहीं है तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इन व्हाट ड्यूरेशन विल 4200 फैच ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 840 एट 4% पर एनम, यानी कि मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे रेट दिया हुआ है और मेरे से टाइम पूछा हुआ है, P इंटू आर इंटू टी।
अपॉन में 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। आप लोग क्वेश्चन में डालोगे, सिंपल सी इक्वेशन में डलेगा और आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ड्रॉप कर दो, और जिसे भी जरूरत हो वो आप शेयर कर सकते हो उसे। और आपकी जो क्या है, कल हमारा जो सुबह पेपर होगा वो हमारा होगा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का। जहां तक है मैं कोशिश करूंगा 15 तक आपके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पेपर खत्म कर दूं और 20 तक आपके पीजीटी टीजीटी खत्म कर दूं। और फिर आपका लास्ट में जो बचेगा मेरे हिसाब से मैट्रन का पेपर बचेगा, तो लास्ट के 10 दिन मेरे को जितने मैट्रन के पेपर मिलेंगे मैं उतने करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों से मुलाकात होती है, ये क्लास 5 बजे डल जाएगी, उसके बाद हमारी मुलाकात होगी कल 10 बजे। धन्यवाद।